sir. Sir has left. बेटा आप में से कोई भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट ना करे। डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन। आप लोगों की इस एक्टिविटी के कारण क्लास हैम्पर होगी और कनेक्टिविटी इशू आ सकती है, इसलिए ऐसा ना करें, आप ही क्लास हैम्पर होगी इससे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जिन बच्चे नहीं आए Good हैं afternoon. Good afternoon, हम 2 sir. मिनट और वेट करेंगे, इससे ऊपर वेट नहीं करेंगे, 4-5 तक ही वेट करेंगे हम। चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे क्या करेंगे, बच्चे हैबिट बना लेंगे लेट आने की। तो लेट आने वालों की जगह नहीं है हमारे पास, नहीं होनी चाहिए ना जगह। Yes, sir. Yes, sir. No unit. तो लेट आए हैं उनकी सिरदर्दी है, नॉट आवर फॉल्ट। तो चलिए, तो चैप्टर हम जो पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अच्छा, एटम एंड मॉलिक्यूल में हमने क्या क्या सीखा था? हमने एटम के बारे में जाना, एटम की हिस्ट्री समझी, हमने एटम का डेफिनेशन समझा, फिर हमने समझा किस तरह से उसके सिंबल्स इवॉल्व हुए, है ना। फिर हमने समझा जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के टाइप्स समझे हम सभी ने, एम आई राइट? Yes, sir. ओके, तो ये सारा डिस्कशन हुआ लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट आयंस। क्या होते हैं आयंस? एनीवन? क्या किसी को पता है आयंस क्या होते हैं? Sir, electrically charged atoms. ओके, देखो आयंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक साइंटिस्ट थे बोर, उन्होंने आटम का स्ट्रक्चर बताया था। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। बोर ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। उन्होंने बोला कि सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? इसमें होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर होते हैं फिक्स डिफाइंड सर्कुलर पाथ, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट।
और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसी ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने इनको नाम दिया के एल एम एन। हर एक ऑर्बिट एक फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। इसको सॉरी, ये अगर मैं इसको ऑर्बिट कह रहा हूँ तो मैं इसको n इक्वल्स टू 1 बोलूंगा, n इक्वल्स टू 2 बोलूंगा, n इक्वल्स टू 3 बोलूंगा, n इक्वल्स टू 4 बोलूंगा। और अगर मैंने शेल बोलूंगा तो इसको मैं k शेल, l शेल, m शेल और n शेल कहूंगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? सर ये वाला सर ढंग से नहीं आया था, ये वाला स्ट्रक्चर समझ में। सर ऑर्बिट बेटा ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। फिलहाल मैं बस आपको छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ। वो आइडिया ये है कि एक साइंटिस्ट थे बोर, ये बहुत बाद का मॉडल है। उस बोर ने ये बोला कि एटम का अगर आप स्ट्रक्चर देखो अंदर से, एटम के अंदर अगर आप देखोगे तो एटम के सेंटर में क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ एटम। और इस न्यूक्लियस में ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स डिफाइंड सर्कुलर पाथ होती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या शेल। जब उसे हम शेल कहते हैं तो शेल बन जाता है के एल एम एन। जब उसे आप ऑर्बिट कहते हो तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से स्टडी किया जाता है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। नाउ Yes, sir. जो आपके नील बोर थे उन्होंने कहा था कि ये पर्टिकुलर जो शेल्स है ना, हर एक शेल में एक फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसको पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2n स्क्वायर। तो अगर आप k की बात करो तो 2 1 का स्क्वायर कितना आया? 2। l की 2 2 का स्क्वायर 8, 2 3 का स्क्वायर 18, 2 4 का स्क्वायर 32। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो, इस फॉर्मूला का यूज करके मैं ये पता कर सकता हूँ कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ मुझे मालूम पड़ा कि के में 2 है, एल में 8 है, एम में 18 है और एन में 32 है। दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेल्स अकोमोडेट कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी को? सर 2n स्क्वायर क्या लिखा है आपने? ये बेटा रूल है, इस रूल को हम बोलते हैं बोर बरी रूल। सर जो इस आपने बोर के बरी एल रूल से आप इस बोर बरी रूल से आप पता कर सकते हो कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टू मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। सर जो आपने के एल एम एन लिखा है, हमें यही वेरिएबल लेने होते हैं, हम चेंज भी कर सकते होते हैं? नहीं बेटा, के एल एम एन लेना, क्योंकि साइंटिस्ट ने के एल एम एन ही लिया था। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। एक बार इसका सर स्क्रीनशॉट ले लो। बोहर के बाद क्या लिखा है? बोर बन। बोर बरी, BURY। सर हाँ सर ये जो 1 2 3 4 लिखे सर, मतलब ये ऑर्बिट के रेडियस जैसे कह सकते हैं इसे हम, या फिर सर, ये रेडियस नहीं नंबर कहोगे है? बेटा, इसको रेडियस नहीं कह सकते, ये ऑर्बिट नंबर है। ओके सर। पहला मतलब ऑर्बिट, लास्ट दूसरा वाला ऑर्बिट, सबसे तीसरा बड़ा ऑर्बिट, होगा चौथा ऑर्बिट। और पहला वाला सबसे छोटा होगा। यस। ओके सर। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया? नो सर। सारे बच्चे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? सर डन। Yes, sir. अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके
हमें थोड़ा सा एटम के एलिमेंट्स के सिंबल्स को देखना होगा, ठीक है। देखो, आयंस सिखाने के लिए मुझे ये सारी चीज सिखानी पड़ेगी आपको, तभी आयंस को आप डिकोड कर पाओगे, तभी आयंस आप समझ पाओगे। तो जस्ट ये कह देना कि इलेक्ट्रिकली 4 स्पीशीज है, वो आयन है, इज नॉट सफिशिएंट इन केल्विन। केल्विन में हम बिलीव करते हैं बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो कि लाइफ में कोई भी उसे किसी टर्म में फंसा ना पाए, जो उसको हक है सीखने का, उसमें उस बच्चे को कॉन्क्रीट इसको नॉलेज दो। तो वही मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि शेल्स होते हैं एटम के अंदर, के शेल, एल, एम, एन। एन इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बरोगे? 2, 8, 18, 32। और ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं तक है, ये ओ भी आ सकता है, पी, क्यू, आर, ऐसा चलता रहेगा। वैसे ही ऑर्बिट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये चलता रहेगा। अब आप एलिमेंट ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, अगर आप किसी भी एलिमेंट को देखोगे तो उसका एक सिंबल होगा, ऐसी होगा सिंबल ना, नीचे एक नंबर होगा, ऊपर एक नंबर होगा, और वो पीरियोडिक टेबल में एक बॉक्स में होगा, ऐसे ही होता है। यस सर। यस सर। यस सर। ये जो नीचे होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक नंबर। ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। एटॉमिक मास। देखो, मैंने आपको बस एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि एटम जो है वो 3 चीजों से बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में आपको डिटेल आइडिया में दूंगा, ये क्या क्या होते हैं और कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, पूरी कहानी है आपके लिए। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ मान के चलना है कि एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब आपको जो ऑब्जर्व करना है वो ये है कि ए एक मास नंबर है और जेड को मैंने बोला एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। आसान भाषा में मैंने ये बोला है कि यदि आप किसी एक एटम को उठाते हैं तो उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, या फिर बिना किसी चार्ज के उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या ये बात क्लियर है सभी को? सर आपने सर सर वो नंबर ऑफ नीचे के प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन सर को प्लस करके। क्या सर ये न्यूट्रल एटम क्या होता है? न्यूट्रल एटम उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, पॉजिटिव नेगेटिव का, न्यूट्रल हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर के इन्फ्लुएंस में ना हो वो, समझ रहे हो? ना उसमें पॉजिटिव चार्ज हो, ना उसमें नेगेटिव चार्ज हो, दोनों नहीं होना चाहिए। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। बेटा और बोला ना, या इसका मतलब होता है या, कोई भी एक लोगे। यस सर। अगला है मास नंबर। दैट इज डिनोटेड बाय ए। ये क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने बोला है कि जो का मास नंबर है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। जो Z है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो सकता है।
सर डन। सभी का हो गया? एक्सक्यूज मी सर। प्लीज वेट। हाँ बेटा। सर इसका मतलब ये KLMNO ये सब उसके ऑर्बिट थे और N उसका ऑर्बिट का साइज था। बेटा KLMNOP शेल्स के नाम हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जाते हैं, शेप बस उसका एक पार्ट है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे शेल्स का साइज बढ़ता जाएगा। ओके सर। सर जो एटॉमिक नोटेड। नंबर होता है उसके लिए हम जेड लिखते हैं ना, वो 2 तो नहीं है ना? एटॉमिक नंबर के लिए मैंने भी जेड ही लिखा है। यस सर। एटॉमिक सर नंबर के डन। लिए मैंने भी जेड ही लिखा है। सर मैंने नीचे वाला देखा तो मुझे थोड़ा 2 जैसा लग रहा था। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपको आइडिया देगा कि कैसे इसे यूज करते हैं। चलिए तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एल्यूमिनियम 1327, ये आपका एल्यूमिनियम का सिंबल है। अच्छा अब मुझे आप बता दीजिए इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। आपके पास 2 मिनट है, आराम से कीजिए इसको। हो गया? यस सर। सर नहीं हुआ। जल्दी करो। डन। यस सर। यस सर। अच्छा तो यस सर। 13 क्या है? 13 है एटॉमिक नंबर और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ 13 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 13 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये सही है? यस सर। यस यस सर। सभी ने ऐसी ऐसी देखा। यस सर। यस सर। यस सर। अब आता है न्यूट्रॉन कितना है वो निकालना है। आपको मैंने बताया था कि मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है 27, प्रोटॉन कितना है 13, 13। न्यूट्रॉन निकल जाएगा कितना आएगा 14। 14। 14। तो सबको समझ में आया प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है? यस सर। यस सर आ गए। यस सर। सर सर नंबर ऑफ प्रोटॉन हाँ और नंबर ऑफ सर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं क्या? क्या बेटा नंबर प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन एक होते हैं ये पूछ रहे हो? यस सर। नहीं बेटा, तो अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे एग्जांपल्स सर कराऊंगा मैं, पहले आयन सिखा दूं ना। पहले आयंस पे काम करेंगे तब ऐसे एग्जांपल देखोगे और ऐसे एग्जांपल जीएसटीसी में आते हैं, तभी तो इस टॉपिक पे तो काम करवा रहा हूँ। सर इसका मतलब ये इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है। एग्जैक्टली ये एक न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेम आ रही है वैल्यू। अगला सवाल ले लो। इसमें पता करो
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सभी का हो गया? यस सर। यस सर। यस सर कितना आया आंसर आप Yes, लोगों sir. का? सर प्लीज शेयर 10। योर आंसर्स। सर ऑल 10 सर, ऑल 10। 10.5 आ रहे हैं। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये एक अच्छी बात हो गई है कि आप लोगों को एक बात समझ में आ गई कि जो एटम है वो डिविजिबल है, और एटम डिविजिबल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इनके सिंबल्स पे ही काम कर रहे हैं और हमें ये समझ में आया है कि किस तरह से आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। नाउ अब मैं आप सभी को दिखाऊंगा नोबल गैसेस। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर एक चीज पूछने सर, हमेशा न्यूट्रॉन क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक चीज सर इक्वली होंगे क्या बेटा? हमेशा? सर हमेशा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे? नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है। अब अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, तो कौन कौन से होते हैं? हीलियम, तो ये आपके नोबल गैसेस हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर लिखूं अगर, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है। क्या यहां तक सभी क्लियर है? यस सर। आप सभी जानते हो कि सारे न्यूट्रल एटम है। तो अगर आपको याद है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा था, सेंटर पे न्यूक्लियस था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, है ना, इन शेल्स में। उसी को हम क्या बोल रहे थे? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अब मैं वो लिख लेता हूँ। सर मुझे एक बात क्लियर नहीं हो रही। क्या? सर उसमें n क्या था? n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ये बता बेटा दीजिए। के एलिमेंट बोलते हो तो शेल की बात कर रहे हो। एन इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलते हो तो ऑर्बिट की बात कर रहे हो। ये ऑर्बिट ओके सर। की शेल। अब एक चीज ओके सर। बताओ, ये क्या है? शेल्स हैं। इन शेल में एक फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जैसे इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, इसमें कितने? 50, सर 50। 50। इसमें 72। This is how electron can be filled in these subshells, और yes, shells कह सकते हो उसको। आप जानते हो हीलियम के पास, ये हीलियम का एटॉमिक नंबर है, तो इसमें कितने प्रोटॉन है? सर 2। सर 2। 2। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर 2। सर 2। सर 2। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। नियॉन को देखो, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। सर 10। 10। के अंदर में कितने भर सकता हूँ मैक्सिमम? सर 2। 2। सर 2। बचा हुआ कहाँ जाएगा? सर एल में। एल में। आर्गन पे आओ। व्हाट इज द सर 2। नंबर ऑफ? सर 288। 2, 288। 8, सर 8। 288। क्रिप्टन पे आओ। क्रिप्टन पे कितने हैं? 36 है। 2, 8, 18, 8। जेनॉन 54, 2, 8, 18, 18,
8, 2, 8, 18, 32, 18, 8। आप सभी के माइंड में चल रहा होगा कि सर यहाँ तो आप भर सकते थे 32, यहाँ ना भर के यहाँ क्यों भरा? क्या ये आप लोग ये सोच रहे हो? आप में से कोई क्या ये सोच पा रहा है कि सर के में यस सर। मैक्सिमम 2 भर सकते थे, आपने 2 भर दिए। एल में मैक्सिमम आप 8 भर सकते, आपने 8 यस भरे। सर। एम में मैक्सिमम 18 भर सकते, आपने 18 भरे। लेकिन जेनॉन में 18 ही भरे एन में, जबकि 32 आप भर सकते थे। बाकी जो 8 है वो ओ में गया, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब भी आपको कहाँ मिलेगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मिलेगा। सर लास्ट शेल में 8 आ सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, इस कारण से ना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बताऊंगा इसकी कहानी क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं आपको इसके बारे में डिटेल्ड क्लास दूंगा इसके ऊपर, ठीक है? फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है और इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। याद रखना, दे आर वेरी स्टेबल। ये जो आपके नोबल गैसेस हैं बहुत स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के कारण दे आर अनरिएक्टिव इन नेचर, यानी कि किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है। इसको नोट कीजिए। सिर्फ 50 का मतलब ये है ना कि उसके अंदर 50 सेपरेटली आ सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि 32 से टोटल 50 के बीच मैक्सिमम में जाएंगे। 50 इलेक्ट्रॉन्स में आप भर सकते हो, ये क्या रहा है? अगर ओ में ओके सर, 50 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि मैक्सिमम 50 भर सकते हो आप। ये ऐसा मतलब इसमें 50 भी आ सकते हैं, जैसे 2, 8, 18, 50 ऐसे करके ना। यस। ओके सर। सर ये कंपलसरी है, लास्ट में 8 होना चाहिए? नहीं बेटा, कोई कंपलसरी नहीं है, पर इसमें ऐसा पाया गया है, नोबल गैसेस में ऐसा पाया गया है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 होते हैं और ये काफी स्टेबल होते हैं। ओके सर। सर नोबल हाँ। गैसेस में तो 8 के नीचे भी 18-18 वाले बंच बन रहे हैं। 8 के सर 8 के नीचे 18-18 वाले बंच बन रहे हैं। बेटा मैंने ये आपको भी फिर समझाया है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं जो आपको मैं 4th चैप्टर में बता सकता हूँ, यहाँ नहीं बता सकता। वो रीजन है इलेक्ट्रॉन ढंग से ना भरने का। क्लियर है सभी को? यस सर। यस यस सर सर। हम लोग इसे निकालेंगे कैसे, जैसे आपने निकाला है? क्या बेटा? सर हम लोगों को निकालने के लिए भी आएगा जैसे आपने निकाला है? यस सर। हाँ बेटा, याद करना है आप सभी को, यू हैव टू लर्न दिस। सर निकालने के लिए तो नहीं आएगा ना, मतलब अलग से किसी और गैस का, आ किसी और सकता नोबल बेटा, गैस का? आ सकता, सिखाऊंगा सारा। फिलहाल बस आपको मैं इंट्रो दे रहा हूँ कि ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस का मतलब होता है कुछ भी नहीं, है ना? तो उन्होंने उसको नाम दे दिया कुछ ऑक्टेट। क्या बोला? क्या बोला? ऑक्टेट। ऑक्टेट। और उन्होंने पाया कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कंपाउंड काफी स्टेबल होते हैं और वो किसी से रिएक्ट भी नहीं करते। यहाँ से ये बात समझ में आई हम सभी को कि जितने भी एलिमेंट है वो नोबल गैसेस जैसे बनना चाहते हैं, और नोबल गैसेस से बनने के चक्कर में वो इलेक्ट्रॉन लूज, गेन और शेयर करते हैं। यस सर सर। मतलब जब 8 होंगे तभी वो वेरी स्टेबल और अनरिएक्टिव होंगे, और कोई नंबर नहीं यस चलेगा यहाँ पे। यस।
यस सर बट हीलियम में तो नहीं है क्या सर बेटा? He और तुम एक चीज देखो ना, इसका के शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसको हम बोलते हैं डुप्लेट। ये बताने वाला था आपको कोई मैं, ये हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर के शेल को कंप्लीटली इसने फिल किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं डुप्लेट। और ये भी नोबल गैस ही है, ये भी अनरिएक्टिव है, वेरी स्टेबल है। सर जितने भी 118 19 एलिमेंट्स होते हैं उसमें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली होते हैं ना? बिल्कुल इक्वल होंगे। नाउ स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अच्छा देखिए, सर जो हमने मैंने ओ अब में सर 50 लिखवाया था सर, वो एक शेल में 15 है, टोटल है? टोटल ओ के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, ओके सर। सिर्फ ओ के अंदर। देखिए एक बात समझिए, अभी 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 हम नोबल गैस के बारे में पढ़ा, और नोबल गैस के बारे में आपने पढ़ा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्टेट फॉलो करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अदर एलिमेंट्स की, तो अगर हम अपनी बात करें तो हम सभी को स्टार जैसा बनना है ना। हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई हीरो दिखे हमारे हमारे अंदर। जैसे आप चाहोगे कि आपके अंदर क्या बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी क्वालिटीज आए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसी क्वालिटीज आए, है ना, महाराणा प्रताप जैसी क्वालिटीज आए। और चाहोगे कि इस तरह की क्वालिटीज हमारे अंदर आए, ठीक है। रियल मायने में यही हीरोज हैं। तो वैसे ही जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम नोबल गैसेस जैसे बने, स्टेबल हो जाए सर जैसे। एग्जैक्टली लाइफ में स्टेबल होने के लिए इंसान को क्या चाहिए? लाइफ में स्टेबल होने के लिए इंसान को पहले तो चाहिए है भाई बहुत सारा पैसा। आज की बात करूं नॉर्मल इंसान की तो, और उसका जो काम हो वो काफी अच्छा काम हो, जो वो कर रहा हो उसमें उसको खुशी मिलनी चाहिए, उसे वो एंजॉय करे, उसको काम की तरह ना ले, उसको वो एक फन की तरह ले, तभी वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा। उसके साथ उसको रिस्पेक्ट मिले, है ना। तो जब आप ये सब चीज अर्न करते हो अपने काम से, तो ऑब्वियस सी बात है यू feel contentment, and that is what I believe as stability in my life, in anybody's life. आपके लिए चेंज कुछ और हो सकता है, बट मेरे लिए यही है। अब बात करें एलिमेंट्स की, तो हर एलिमेंट जो है उसके लिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? नोबल गैसेस जैसा बनना। क्या ये बात क्लियर है सभी को? Yes, यस sir. सर। सर अब नोबल गैसेस बनने के लिए, नोबल गैसेस जैसे बनने के लिए हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या शो करना पड़ेगा? सब्सटेंस नीड टू अंडरगो व्हाट? केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या क्या शो करना पड़ता है सब्सटेंसेस को? जब मैं सब्सटेंस कहता हूं, केमिकल कॉम्बिनेशन। दरअसल मैं एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एटम को केमिकल कॉम्बिनेशन शो करना पड़ेगा, और ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है इसका मतलब है आइदर वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, या फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करे। समझ पा रहे हो? Yes, sir. So this is the criteria of having stability, either by losing or gaining electron or shedding of electron. Now सर शेयरिंग में और लूज और गेन करने में क्या डिफरेंस है? शेयरिंग में वही भी बता रहा लूज हूँ बेटा, वही सब
एक कदम आगे मत जाओ, पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका। मैं सब कुछ डिस्कस करते ही चल रहा हूँ ना बेटा, हर चीज समझाऊंगा यस आपको, एक एक पॉइंट उठा के समझाऊंगा। पहले तो नोट करो उसको। सर डन। अब यहाँ से आप सर लोग वन मूव सेकंड, कर रहे सर 1 सेकंड। सर डन। हो गया सर। नाउ। अब अगर मैं यहाँ से बात करूं, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन होता है, तब क्या बनता है? आयन आयन। बनता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी फिर? An ion is a positively or negatively charged atom or group of atom. यह है आपके आयन की डेफिनेशन कि आयन क्या है? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम formed by gaining or losing of इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं सोडियम का। ठीक है, अभी सोडियम एटम है, सोडियम एटम का सिंबल अगर आप देखोगे तो ये 11 एटॉमिक नंबर, 23 मास नंबर, ये सिंबल इस तरह से दिया होता है। यानी कि ये क्या है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे, यानी कि 23 होंगे, है ना। मास नंबर कहाँ पे यस होगा? यहाँ पे होगा। इसके चारों ओर होंगे शेल। ठीक है, के, एल, एम। आप सभी जानते हो कि जो आपका के है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो आपने 2 भर दिए। अभी कितने बचे 2 में से? सर 9 9 बचे। बचे। सर 9। 9 में से एल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? सर 8। 8। सर एक तो बचेगा, एक एक भर लास्ट दिया। में चले जाएगा। सर एम में आ जाएगा फिर 1। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, उसे मैं एम में डाल दूंगा। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया सोडियम का। अब आप एक चीज सोचो, जब ये जो सोडियम आयन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, जब ये नोबल गैस को देखेगा, अच्छा आप लोग ये थोड़ा इमेजिन करते हो कि सीधा मैं बिल गेट्स बन जाऊं? आप में से कोई है ऐसा जो ये इमेजिन करता है बिल गेट्स बन जाऊं? आप लोग अपने आसपास किसी रिच इंसान को देखते होंगे, है ना, जिसका आपको एक्सेस है, आप चाहते होंगे मैं ऐसा बन जाऊं कम से कम। यस सर। यस सर। यस सर। तो हमें इसी पता है कारण से सर ये लूज करते हैं ना सर इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली देखो हमें पता है कि हम सीधा मानी तो बन नहीं सकते। ठीक है, चाहे आप कुछ भी बड़ी बड़ी बात कर लो, लेकिन आपको लॉजिकली आपको पता है कि कोई आदमी जमीन से उठ के आसमानी नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप ग्राउंड से स्टार्ट करें और शायद कुछ सालों बाद लखपति बन जाए, फिर कुछ सालों बाद करोड़पति, फिर कुछ सालों बाद अरबपति। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जानते हैं कि पैसा पैसा या रिचनेस आपको एकदम से नहीं मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपके पास 1 अरब रुपए आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको पता है कि आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। आप आपकी जो नियर बाय स्टेबिलिटी आप वो गेन कर सकते हो। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो लखपति बनना होगी, सीधा आप अरबपति नहीं बन पाओगे।
नाउ सोडियम को देखो, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 है। अब ये सोडियम दो नोबल गैस को देख सकता है, कौन कौन सा? नियॉन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 8, सर हीलियम। और आर्गन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8। अब नियॉन को दिख रहा है कि अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं तो मैं ऐसा बन जाऊंगा, और अगर मैं इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और ऐड करवा दूं तो ऐसा बन जाऊंगा। अब आप मुझे बताओ ज्यादा इजी क्या है, सर एक इलेक्ट्रॉन नियॉन लूज करना, बनना, सर लूज एक करना। लूज करना। सर एक लूज करना। एक लूज करना या 7 गेन करना? सर एक लूज करना। सर एक लूज करना। एग्जैक्टली, एक लूज करना इज मच इजियर। तो सोडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, is going to lose electron and will form sodium ion and to form 2,8। याद रखना, जब भी किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कटायन। क्या बोलते हैं? यस, कैटायन। सर कैटायन। कटायन। तो क्या मैं कह सकता हूँ कटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं नॉर्मल एटम्स के मुकाबले? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तब मुझे बताओ Na+ में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है यहाँ पे? सर इसको देखो। प्रोटॉन, सर प्रोटॉन 11। एक मिनट, 2 मिनट का टाइम है, सभी को करने दो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बताओ Na+ में। लेट एवरीवन डू। मैं बताऊं? नो। हो गया सभी का? सर 1 सेकेंड। यस सर हो गया। अगर आप सोडियम आयन को देखोगे तो उसमें हो क्या रहा है? इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल गया है, बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो वही है। कितने प्रोटॉन थे अभी इसमें? पहले कितने थे? 11 थे। तभी भी कितने होंगे? 11 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक निकल गया, 10 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे? ऑब्वियसली बात है, इसे चेक कर सकते हो कैसे? सर 23 माइनस 23 11। इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 23 इक्वल्स टू 11 प्लस n। तो कितना आया? 12 आया। सर मुझे समझ नहीं आया। तो कोई बात नहीं। सर एटॉमिक मास सेम ही रहेगा हमेशा? हाँ, चेंज तो नहीं हो रहा। ओके सर, मतलब 23 माइनस हम 11 ही करेंगे ना? क्या? 23 माइनस 11 ही करेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए कम हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं आएगा। यस सर। सर एटॉमिक मास थोड़े चेंज हो जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन ही तो आ रहे हैं और जा रहे हैं। सर आपने क्या बता समझ दिया आ कि गया। सर आपने बता दिया कि शेल में कैसे आते हैं सर 2n माइनस वो वाला
फॉर्मूला। क्या बोल रहा है बेटा? सर आपने वो फॉर्मूला बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पता लगाने वाला फॉर्मूला 2n वाला। बेटा मैंने 2n² फॉर्मूला बताया है, इसमें आप जो भी शेल का नंबर है वो डालो, उससे पता कर लो कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यस सर। यस सर। सर सभी का हो गया? यस सर। यस यस सर। सर। सभी का हुआ? यस सर। यस सर। कटायन शब्द हो क्लियर गया है सभी सर। को? यस सर। सर तो नोबल मैंने आप सभी गैसेस को बताया है, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं क्या? वही बता रहा हूँ बेटा, एक कदम आगे जाना जल्दी है, जरूरी है। आराम से साथ में चलो क्लास के। अब मैं वही समझा रहा हूँ, उसके बाद अलग से समझाऊंगा आपको। बेटा अभी अभी आपने शब्द ने क्या पढ़ा? कटायन के बारे में पढ़ा। आपने कटायन के बारे में पढ़ा कि जब एक एटम जो है, जब एक एटम या आयन या एटम मान लो, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कितने का आ सकता है? 1 2 3 4, ये डिपेंड करता है। x+1 भी आ सकता है, x+2 भी आ सकता है, x के ऊपर 3 भी आ सकता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट हम क्या सकते हैं? यस सर ये कटायन है, x+4 तक ही आ सकता है ठीक सर, है। ज्यादा होगा तो तो लूज हो कटायन जो है उस पे इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। रिमेंबर व्हाट इज कटायन? इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन formed by losing of electron। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या बेटा? सर इट इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम ना? ऑब्वियस सी बात है, एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। अब जिस तरह से एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बनाता है कटायन, गेन करता है तो बनाता है अनायन। अनायन क्या होता है देखते हैं। पहली बात, अनायन इज नेगेटिवली चार्ज। कैसे नेगेटिवली चार्ज होता है देखते हैं। सपोज ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। अब आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है? 287। अब 287 है तो आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने हैं? 7। ये एक सर 7 7। हैं। सर 7। अब ये या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, या 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, ताकि नोबल गैस बन जाए। बेटर ऑप्शन क्या है इसके लिए? सर सर एक एक सर गेन एक करना। इलेक्ट्रॉन गेन करना। एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इज मोर इजी। तो जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन। यहाँ पे 287 था, यहाँ पे 288 है। समझ में आया? यस सर। क्लोरीन और क्लोराइड आयन के नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन निकालो फटाफट। सर सर किसके? क्लोरीन एटम, क्लोराइड आयन।
सर क्लोरीन, देखो सर क्लोरीन में ऊपर जो को हम बोलते हैं क्लोरीन का एटम, और जब ये चार्ज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। सर क्लोरीन में ये 355 लिखा है कि 35.5 लिखा है मास आवाज नंबर। नहीं आ रही है आपकी। सर सर क्लोरीन में जो ये एटॉमिक मास नंबर एक्चुअली लिखा हुआ है सर, ये 35.5 है कि 35 355? क्या बेटा, क्या क्या क्या? सर 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 ये क्लोरीन का एटॉमिक मास पूछ रहा है। सर वो बेटा वो 355 है एवरेज कि? है दरअसल 35.5। ओके सर। हो गया सभी का? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट पहले तो। सर अभी हमने पढ़ा कि क्लोराइड आयन नोबल गैस बनाएगा। सर ऐसा होगा क्या? नहीं बेटा, नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। यस सर। अच्छा अगर आप ठीक है कौए को सर। पेंट कर दो व्हाइट पेंट से तो क्या वो हंस बन जाएगा? और रहेगा तो वो कौआ ही। यस सर। एम आई राइट? यस सर। इस बात को ध्यान रखना है कि बेटा भले ही वो इलेक्ट्रॉन अब उनके ऐसे बनाने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर चेंजेस कैसे लेके आएगा। सर यस सर। सर M7 के बोलो। ऊपर आपने क्या गेन किया है सर? 1E माइनस ये गेन किया है कहाँ पे कहाँ पे? सर। M7 क्लोरीन का नीचे। अरे कहाँ पड़ रहा है भाई ये M7? हाँ, ये या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैं ये कह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन सर ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके सर। क्या? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, जीरो चार्ज। सर जो हमने क्लोराइड आयन बनाया सर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जो आर्गन है उसकी तरह हो गई, तो सर उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी क्या? बेटा सिमिलैरिटी की बात करूं तो देखो, केमिकल सिमिलैरिटी ज्यादा कुछ सेम नहीं होगी एक्सेप्ट स्टेबिलिटी। बाकी अगर इलेक्ट्रॉन सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी प्रॉपर्टीज तो अलग होंगी ना, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी सारी अलग होगी, क्योंकि फिजिकल यस प्रॉपर्टी सर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंडेंट है। अब वो तो चेंज नहीं हो रही है। यस सर। तो क्लोराइड आयन भी अनरिएक्टिव होगा। अभी बता रहा हूँ क्या होगा, कैसे रिएक्टिव होगा ये बताऊंगा आपको, पहले तो ये समझ में आया। यस Yes, सर। यस sir. सर। यस सर। चलिए, तो देखो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है आयंस के बारे में। सर मैंने क्लोराइड में बताया नंबर आयन ऑफ दो तरह के न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होगा? बेटा देखो मैंने पहले बताया था, जो आपका क्लोराइड है वो दो होते हैं, 35 भी होता है और 37 भी होता है। दोनों में आपका अलग अलग न्यूट्रॉन होगा। इसमें कितना आएगा? 18। 18। Sir, 18. और यस इसमें सर। कितना और आएगा? 20। 19। 19। मैंने इन दोनों का 19। एवरेज, इन दोनों का एवरेज लगभग 35.5 आएगा। सर 18.5 आ रहा है सर मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा वही कह रहा हूँ, मैंने जो आपको 35.5 बताया है, आप 35 ले लीजिए, आप 35 ले लीजिए। 35.5 के बारे में बात करूंगा बाद में आपसे। मैंने आपको बताया अभी, आयन दो तरह का होता है, एक होता है कटायन और एक होता है अनायन।
कटायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन लूज करके। अनायन बनता है इलेक्ट्रॉन गेन करके। कटायन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है किसी भी एटम पे, अनायन नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। अब कटायन अनायन भी फर्दर क्लासिफाई होते हैं। इससे पहले आता है मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब है जिसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज हो या एक ही नेगेटिव चार्ज हो, या फिर कह सकते हो मोनोवेलेंट कटायन। कौन कौन से होंगे? सोडियम में, सॉरी कैटायन में Na प्लस, यस के सर। प्लस, यस सर। H प्लस, और बताओ। सर मेटल्स होंगे, ज्यादातर मेटल्स है। सर तो ये Cu आपके हो प्लस। गए Cu प्लस और Li प्लस। ये सर सारे कौन Ag से हैं बेटा? लिथियम प्लस। ये सारे सारे मोनोवैलेंट है। अनायंस की बात करूं तो अनायन से बताओ। Cn नेगेटिव, Br सर नेगेटिव, हाइड्राइड, I नेगेटिव, H आयोडाइड, नेगेटिव। ब्रोमाइड। ठीक है, ये सारे मोनोवैलेंट कटायन है। देखो अभी एक क्लासिफिकेशन और बनता है आयन का। एक होता है सिंपल आयन, एक होता है कॉम्प्लेक्स आयन या फिर पॉलीएटॉमिक आयन। सिंपल आयन में एक ही एटम होता है, और पॉलीएटॉमिक में टू और मोर एटम्स आर देयर विद चार्जेस। अभी हम जो सीख रहे हैं वो सिंपल आयन है। अभी हम सिर्फ सिंपल आयन देख रहे हैं जिसमें एक ही एटम हो, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। अगला आता है डाइवैलेंट। Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, Hg2 प्लस। आप सभी देख सर सकते हैं यहाँ पे। Ra2 प्लस। यस, Ba2 प्लस। इन सभी पे डाइवैलेंट चार्ज है, यानी कि 2+2 का चार्ज है। और अनायन में क्या होगा? H2 2 नेगेटिव। और बताओ। सर O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव और सर SO4 2 नेगेटिव। सर ऐसा फोटो नहीं। सिंपल सिंगल आयन, सिंगल आयन, सिंगल आयन की बात कर रहा हूं मैं। तो H2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये सारे आपके सिंगल आयन है। ठीक है, ऐसा आयन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक ही एटम है। अगला आता है ट्राइवेलेंट, यानी कि +3 का चार्ज हो या -3 का चार्ज हो। Fe3 प्लस, सर Al3 Al3 प्लस। प्लस। यहाँ बताओ। सर नाइट्राइल नाइट्रोजन 3 माइनस। और सर फॉस्फोरस 3 माइनस। ओके, और चलिए इतने काफी हैं। देखो ये तो हमने बात करी सिंपल आयंस की, है ना, जिसमें एक ही आपका एटम प्रेजेंट हो। अब हम बात कर लेते हैं आपके कॉम्प्लेक्स आयन की, यानी कि पॉलीटॉमिक आयन की। तो क्या एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनने वाला कोई मोनोवेलेंट आयन है? H4 प्लस। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन का, 4 हाइड्रोजन का, और फिर भी उससे पॉजिटिव चार्ज है। इसमें बताओ, इसमें भी है OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। और बताओ। सर सर HCO3 SO4, नेगेटिव। सर SO4 2 HCO3 नेगेटिव। नेगेटिव। सर -1 चार्ज सिर्फ। सर HCO3 नेगेटिव।
अब सभी देख सकते हो ये सारे रेड कलर से दिख रहा हूँ, सारे कॉम्प्लेक्स आयन है, पॉलीटॉमिक आयन है, एक से ज्यादा आटम से मिलके बनने वाला आयन है। डाइवेलेंट में कोई है क्या कटायन? जिसमें एक से ज्यादा आटम हो? सर SO4 2। बेटा कटायन, कटायन। मुझे तो नहीं पता है, आपको पता हो तो आप जरूर बताएं। अगर मैं अनायन की बात करूं, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। ये सारे आप देख सकते हो ये डाइवेलेंट अनायन है। ट्राइवेलेंट कटायन नो आइडिया, आपको अगर पता है तो आप जरूर बताएं। अनायन की बात करूं तो PO4 3 नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं इजली किस तरह से आयंस के ऊपर प्रेजेंट चार्जेस के आधार पे मैंने उन्हें क्लासिफाई कर दिया है। समझ में आया? सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। बाकी को भी कट रही है क्या? नो सर। नो सर सर क्लियर है। तो बेटा नो मेरा सर, क्लियर है इशू साहब। नहीं है, वो आपका इशू, आप समझिए। तो बेटा ये मैंने आपको बताया आयन के बारे में। आयन दरअसल दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। एक, नंबर ऑफ एटम देख के, अगर सिंगल एटम है तो बोलते हैं सिंपल आयन, अगर एक से ज्यादा एटम है तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन या पॉलीटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन, एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनने वाला आयन। आयन को फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और चार्ज के आधार पे होता है कटायन और अनायन। कटायन वो है जिसे पॉजिटिव चार्ज हो, अनायन वो है जिसमें नेगेटिव चार्ज हो। फर्दर केसेस में आप सभी देख सकते हैं किस तरह से मैंने चार्जेस के आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया हुआ है, इसको नोट किया जाए। सर ये इसमें क्या लिखा है, मोनोवेलेंट कटायन के पांचवें में, कटायन में पांचवें में, मोनोवेलेंट कटायन में NH4 1 2 3 Li प्लस, लीथियम प्लस, इट्स लीथियम प्लस बेटा। ओके सर। सर सिंपल आयन के सर दो पार्ट्स होते हैं या फिर सर कैटायंस के दो पार्ट्स होते हैं? बेटा आयन के दो पार्ट हैं, एक कटायन एक अनायन। ये यस सर। कैसे क्लासिफाई किया? चार्ज के आधार पे। दूसरा क्लासिफिकेशन यस। क्या है? नंबर ऑफ एटम के आधार पे। ओके सर। सर ये कॉम्प्लेक्स आयन ही पॉली एटॉमिक आयन है ना? यस। सर एक डाउट था बोलो। सर, जो आयरन है सर वो डाइवेलेंट कटायन भी है और ट्राइवेलेंट कटायन भी। यस, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखो सर इसमें, सर आपने इसमें क्या लिखा है, कॉपर भी मोनोवेलेंट आयन में? कॉपर भी Cu2 प्लस भी है और Cu प्लस भी है। तो यस इसके सर। बारे में बात करूंगा, इसके बारे में बात करूंगा मैं। बेटा दरअसल ये दोनों फेज, दोनों स्टेट में स्टेबल होता है, इसलिए ये आयन एग्जिस्ट कर पाते हैं। क्या बोल रहे हो भाई, बोलो। सर ये मोनोवेलेंट अनायन के आखिरी वाले में क्या लिखा है आपने? ये बेटा SCO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, H नेगेटिव और I नेगेटिव। क्या डाउट है? सर वो H नेगेटिव समझ नहीं आता। ओके सर। सभी का हो गया? यस सर। यस सर। अब आप सभी को आयंस का आइडिया बहुत अच्छे से हो चुका है। अब समझिएगा, मैंने आपको सभी को समझाया था कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला था इलेक्ट्रॉन
लूज और गेन करके, और दूसरा था इलेक्ट्रॉन शेयर करके। लेकिन सवाल उठा था ये केमिकल कॉम्बिनेशन हो क्यों रहा है? वंस अगेन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब मैं बात करता हूं NaCl के फॉर्मेशन की। इसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो 281 इज नॉट स्टेबल, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? सोडियम आयन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हो जाएगा 28। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉन हाईली अनस्टेबल होता है। अगर कोई एक आटम उसे लूज कर रहा है तो दूसरा तैयार होगा उसे गेन करने के लिए। तो होगा क्या कि क्लोरीन आटम जो बैठा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 लेकर के, क्लोरीन आटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो इसने लूज किया था ना वही ये गेन करेगा और बनाएगा क्लोराइड आयन, और 288 करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा। आप समझिएगा, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक था, उससे मैंने क्रॉस से बना दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 7 थे, उससे मैंने ऐसा बना दिया। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोराइड को दिया। तो सोडियम पे आया पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अब आप सभी जानते हो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, और Na प्लस, ध्यान सुनिएगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। और वो कंपाउंड जो ये आयनिक बॉन्ड कैरी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। समझ में आया? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए। सर डन। अब पहले वाले केस में आपने क्या देखा? सोडियम था, क्लोरीन था, इस इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, उसी को आपने बोल दिया आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दो तो ये क्या है? मेटल है, और ये क्या है? नॉन मेटल है। तो एक पॉइंट मिल गया आपको कि आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपको दिखेगा। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है। आयनिक बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं Cl2 मॉलिक्यूल की। अगर आप Cl2 मॉलिक्यूल को देखो तो इसमें 2 क्लोरीन एटम है, 1 2। दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7। अब सपोज, अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है। ये क्लोरीन को बोलेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, मैं जीत जाऊंगा। तो दूसरा क्लोरीन बोलेगा तुम दे दो, मैं जीत जाऊंगा। Am I right? यस सर। तो दोनों की जीतने की कंडीशन एकदम सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन ना तो लूज होगा ना गेन होगा, ना कोई लूज करेगा ना कोई गेन कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा?
उस केस में होती है शेयरिंग। क्या बोलते हैं? शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर चीज पे जो शेयर कर रहे हैं उसमें दोनों का हक होता है ना? आपके घरों में ऐसी चीजें आती होंगी जो आपके दोनों भाई बहनों के लिए होती होंगी या दोनों भाइयों के लिए होती होंगी, उसमें आप दोनों का बराबरी का हक होता होगा। ऐसा नहीं है कि एक यूज करे और दूसरा यूज नहीं कर पाए। एम आई राइट? ऐसी होता है। यस यस सर। सर। यस सर। तो वही चीज यहाँ होने वाली है। आप अगर यहाँ देखें ध्यान से, तो इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इन्होंने आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और ये कहा दुनिया को ये दिखेगा कि ये है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और दुनिया को ये भी दिखेगा कि ये है मेरे इलेक्ट्रॉन। और यहाँ देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो क्या आप दोनों का टेस्ट पूरा हो गया? यस सर। यस सर। तो याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वो क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एंड कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जनरेट होता है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके बनता है। समझ में आया? यस सर। सर आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? क्या? तो वो कह रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड भी कहते हैं ना इसको। नहीं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड मत कहना, कल भूल जाएगा फालतू में। सर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हो। सभी का हो गया? यस सर। यस सर। नो सर। सा हो गया। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता सकते हैं? बेटा मैंने आपको ये समझाया है कि जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अगर आप यहाँ देखो दोनों नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को बोलेगा कि तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, दूसरा क्लोरीन भी तो वही बोलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ना तो कोई गेन कर पा रहा है ना लूज कर पा रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है, हम शेयर करते हैं चीजों को। तो शेयरिंग में क्या होता है, दोनों का बराबरी भाग होता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके भी कंट्रीब्यूशन में आएगा, उसके कंट्रीब्यूशन में भी आएगा। समझ में आया? यस सर आ गई। तब आप सभी को सर शेयरिंग के लिए 2 एटम्स होना कंपलसरी है ना? 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बस मिनिमम 2 तो होने यस, चाहिए। 2 मिनिमम। अब अगला टर्म जो आपको फोकस करना है वो है वैलेंसी। क्या? वैलेंसी। वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। लॉस्ट और गेन और शेयर्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। जितने भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन लूज या शेयर करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। ये जो आपकी वैलेंसी है ये 2 तरीके से क्लासिफाई होती है।
एक आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक आता है कोवैलेंसी। जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होने के कारण आता है। ये जो कोवैलेंसी है वो इलेक्ट्रॉन शेयर होने के कारण आता है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब मैं अगर बात करूं सोडियम की, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता है सोडियम आयन। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई? सर 1 प्लस वन। वन। अब सर कैल्शियम एक की बार बात करूं। स्क्रॉल हाँ बेटा बोलो। सर एक बार स्क्रॉल करके दिखा दीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है सर। किसका एक्चुअली मैं स्क्रीनशॉट? क्या सर लास्ट सर अभी वैलेंसी के तुरंत पहले आपने क्या करवाया था कोवैलेंट बॉन्ड के बाद? कोवैलेंट बॉन्ड के बाद तो यही है बेटा, वैलेंसी तो है। ओके यही तो सर। है। ओके सर। देखो अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हुई? +2। सर 2 प्लस 2 याद प्लस रखिएगा वैलेंसी में कुछ बैलेंस, यस, नो चार्ज, प्लस और माइनस नहीं लेना है, इट्स अ नंबर। ओके सर। वैलेंसी एक नंबर है। आपको बस ये बताना है कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और गेन कर रहा है। क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? सर 1 सर वन। क्लोरीन एक सर इलेक्ट्रॉन वन। गेन करता है, इसलिए 1। सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि सर सल्फर 2 2। इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सर 2। फिर कैसे मालूम पड़ रहा है आपको? आप एलिमेंट लिखिए, उसका एटॉमिक नंबर लिखिए और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा उसके आउटर मोशन में कितने हैं। यहाँ 6 हैं, आप खुद सोच लीजिए कि ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सर अगर 2 गेन इलेक्ट्रॉन करेगा गेन तो 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है वही सी क्या हो गई? वैलेंसी हो गई। यस सर। याद रखिएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी में हम बताते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो लूज और गेन हो रहा है, कोवैलेंसी में हम बताते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है। ठीक है, अब जैसे CO2 है, CO2 छोड़ो, CH4 है बेटा, तो CH4 में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो शेयर हो रहे हैं 4 हाइड्रोजन से। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई? 4। फोर। और यहाँ ध्यान रखना है आप सभी को कि जो 4 है ये क्या है? कोवैलेंसी है। सर ये एक्स क्या है यहाँ पे? H इज हाइड्रोजन बेटा। सर एक्स एक्स एक्स। सर वो एक्स लिखना है। सर वो एक्स बोल बीच में लिखे हैं आपने। इलेक्ट्रॉन्स। क्या डाउट है बेटा, जोर से बोल। सर मैं एक्स पूछ रहा हूँ, एक्स सर वो नहीं एक्स सर है एक्स। सर, जो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करने के लिए आपने लिखा है ना सर, वो पूछ रहे हैं वो क्या लिखा था। ये यस सर। यस सर। अरे काटा हुआ है भाई उसको। मैंने ये बोला हुआ है कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, वैलेंसी नंबर है। +2 -2 मत करना, वैलेंसी एक नंबर है। सर वो नहीं सर, नीचे कार्बन के ऊपर नीचे दाएं बाएं आपने किया हुआ है सर जो इसलिए। आपने बेटा सर्कल्स में डिनोट इलेक्ट्रॉन किया बनाया है हुआ वो। है, इलेक्ट्रॉन। अब मैं इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं बनाऊंगा ना,
ऐसे करके फूल पत्ती तो नहीं बनाऊंगा, सिंपल तो यही है, एक डॉट मान लो, एक क्रॉस मान लो, तो इजी वे ओके तो ये सर। लगा है। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस दिखता है। ओके सर। ठीक है, तो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी भी हम पता कर सकते हैं। अब जैसे H2S है, अगर मैं आपसे पूछूं कि H2S में सल्फर की वैलेंसी क्या है, क्या बताओगे? सर 2। सर 2। 2। कोवैलेंसी है या इलेक्ट्रोवैलेंसी है? सर कोवेलेंट। सर दोनों। क्यों है ये सर कोवैलेंट? कोवेलेंट। सर कोवैलेंसी। क्यों है ये कोवैलेंट? सर कॉम्बाइन सर क्योंकि सल्फर जो अपने दो सर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है के सर उन्हें साथ वो शेयर शेयर कर रहा कर है। रहा है सर तो सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। बना रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंसी मेटल और नॉन मेटल के बीच में मिलती है, कोवैलेंसी दो नॉन मेटल के बीच में मिलेगी आपको। क्या ये याद रहेगा सभी को? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी बताइए 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। आप सभी के पास 2 मिनट है करने के लिए, आराम से कीजिए, कोई आंसर जल्दी नहीं है। 2 मिनट टाइम दीजिए और करिए सॉल्व इसको। सर डन। सर डन। सर डन। सभी का हो गया? बताइए एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सारे? सर 283। सर सर 2,8,3। 283। सर 283। 2,8,3। वैलेंसी क्या होगी? सर 3 प्लस 3 सर होगी 3। सर। सर 3 होगी। वो इलेक्ट्रो वैलेंसी होगी या कोवैलेंसी होगी? सर इलेक्ट्रोवेलेंट। सर इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी। सर सल्फर का तो इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी दोनों होता है ना? क्या हुआ? सर सल्फर का इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी दोनों ही होता है ना? सल्फर अगर मेटल से कंबाइन कर रहा है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी, अगर नॉन मेटल से कंबाइन कर रहा है तो कोवैलेंसी। इसी को समझाने के लिए आप एक एग्जांपल और ले लो, Na2S ले लेते हैं। अब Na2S है, H2S है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पर ये इसकी क्या होगी? कोवैलेंसी। और यहाँ पे ये इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहाँ पे सोडियम का होगा 1 होगा वैलेंसी, और वो भी इलेक्ट्रो होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 1 होगा, पर वो कोवैलेंसी होगी। इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहा है तो कोवैलेंसी की तरह देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर लूज और गेन हो रहा है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी की तरह देखेंगे। क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आज बच्चे कम आएंगे क्या? यस सर बहुत कम है। यस यस सर सर। बहुत कम आए हैं। सर 33 है। यस सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आई एम हैप्पी, आप सभी को आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। तो मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ। अब डाउट पूछिए बेटा, क्या क्या डाउट है आज की क्लास में, तो डाउट क्लियर करूंगा आप सभी को। डाउट पूछिए सर मुझे कोवैलेंसी में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो एक बार बेटा, कोवैलेंसी जोर सर से बोलो। कोवैलेंसी में थोड़ा सा सर डाउट है, एक बार आप देखो दोबारा बेटा, बता मैंने को क्या दीजिए। समझाया, देखो कोवैलेंसी मैंने क्या बोली है, सिंपल सी बात बोली है मैंने। अगर आप इस पे ध्यान दो ना, इस टॉपिक पे, मैंने सिंपल सी बात बोली है कि वैलेंसी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर हो रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में, वही वैलेंसी है। एक होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक होगा कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी दरअसल कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, उसे ही कहते हैं। ठीक है, कोवैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उसे कहते हैं।
इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं Na2S को और H2S को। एक बात और, इलेक्ट्रोवैलेंसी मेटल नॉन मेटल के बीच में पाई जाएगी और कोवैलेंसी नॉन मेटल के बीच में पाई जाती है, क्योंकि दो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये गेन कर लेता है, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन लूज गेन करना चाहते हैं, ये भी चाहता है गेन करे, ये भी चाहता है गेन करे, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं। अब यहां ध्यान दें, सोडियम है बेटा, ध्यान से देखना, ये सोडियम है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। एक और सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये सल्फर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। अब एक चीज बताओ, सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए? टू चाहिए सर, दोनों के ले ले। दोनों सोडियम चाहते हैं अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, दोनों एक एक इसको दे देंगे, तो इस पे +1 आएगा, इस पे +1 आएगा, ठीक है। यस सर। बना, 2 सोडियम आयन बने और एक बना सल्फाइड आयन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, इसका 288। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसकी वैलेंसी 1, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी वैलेंसी 2, लेकिन ये दोनों ही क्या है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हुआ है। अगर आप यहां देखो तो सल्फर है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 286। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास है एक एक, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन इनसे कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन में नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, ये भी चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन ले ले इससे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये रहे वो 6, ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और ये बोला हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि तुम्हारे पास डुप्लेट पूरा हो गया। ये देखो, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया ना, हाइड्रोजन के पास होता है, स्टेबल होने के लिए के शेल कंप्लीटली फिल हो जाना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये और गेन कर लेगा तो के फिल हो जाएगा, फिल हो गया। वैसे ही ये हाइड्रोजन भी फिल हो गया। और यहाँ सल्फर को आप देखो, सल्फर के पास कितने आ गए, 8 आ गए। अब 2 4 6 8, सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो सल्फर भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। am I right? सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 तो किए, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी हुई, 2 हुई। हाइड्रोजन ने कितने किए, एक ही किए, इसने एक किया, इसने एक किया है, पर यहाँ पे ये 1 और 2 ये क्या है, इसकी कोवैलेंसी है बेटा, समझ रहे हो? यस सर। को का मतलब है इलेक्ट्रॉन शेयर करना, जैसे शेयर कर रहे हैं और उसमें वो ले रहे हैं। हाँ, क्या आज की क्लास सबको समझ में आई? यस सर। बहुत जल्द इसकी डीपी अपलोड हो जाएगी। ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, इट विल हेल्प यू। आज की क्लास एंड करें सर? यस सर। सर मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होता है सर, वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा ना? बट डिपेंड करता है ना, अगर मेटल नॉन मेटल के बीच का बना Na2S भी तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, पर ये क्या है, ये मेटल नॉन मेटल के बीच का बना है, तो ये क्या हुआ, आयनिक कंपाउंड हुआ। H2S नॉन मेटल के बीच का बना है, तो ये क्या हुआ, कोवेलेंट कंपाउंड हुआ। मॉलिक्यूल मतलब क्या, एक से ज्यादा एटम हो, कंपाउंड मतलब क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो। यस सर। क्लियर है? यस सर। सर 2 मेटल एक साथ आ सकते हैं? 2 मेटल आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी। बोलो। यस तो सर। सर उसमें भी कोवेलेंसी नहीं होगी? बेटा एक चीज सोचना, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो उसको। मान लो आप चाहते हो सोडियम और पोटेशियम में बॉन्डिंग हो जाए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसकी 2881। ये चाहता है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ये चाहता है अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। मान लो एक केस मान लो इसने इसको दे दिया, तो क्या हो जाएगा, 282। तो क्या सोडियम स्टेबल हुआ? नो सर। तो आप खुद सोचो,
अगर आप किसी एसी कमरे में बैठे हो, एसी कमरे से निकाल के मैं आपको धूप में बिठा दूं, तो क्या आप कंफर्टेबल होगे? नो सर। क्या आप वापस से अंदर आने जिद करोगे ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो वही हो रहा है बेटा यहाँ पे, जो जब इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करके स्टेबल ही नहीं हो रहा है, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों को नहीं मिल रही है, तो केमिकल बॉन्डिंग कैसे होगी इनके बीच में? यस सर। है ना? यस सर। आज की क्लास समझ में आई सभी को? क्लास की एंड करें बेटा अब? यस सर। एक्सक्यूज मी सर सर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सक्यूज मी सर, कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आ रहा सर। यस इलेक्ट्रॉनिक सर, एक बार कॉन्फ़िगरेशन कैसे? बेटा ये यस फोर्थ सर, एक चैप्टर बात में सुन। डिटेल में सिखाऊंगा, डोंट वरी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आ रहा है, डोंट वरी। आप फर्स्ट 20 एलिमेंट का ट्राई करें, फर्स्ट 20 एलिमेंट का। आप अगर नहीं कर पाते हैं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, आपको पर्सनली हेल्प करूंगा, ठीक है? एंड चैप्टर 4 में मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपरली कैसे निकालते हैं इसको। यहाँ तो मुझे आयंस के बारे में पढ़ाना था, इसलिए मुझे बताना पड़ा बेटा। ये समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस एक्सक्यूज सर। मी सर। हाँ, बोलो। सर जैसे कि हमने अभी यहाँ पे किया कि अगर हम NaCl का आयोनिक बॉन्डिंग देखें तो उसमें Na के पास पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है और Cl के पास नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है सर। लेकिन हम जैसे बाकी कंपाउंड्स का देखें तो हमने जैसे NO3 या NO2 का देखा, तो सर उसमें टॉप राइट कॉर्नर में एक माइनस का आयन को मत देखो, चार्ज। अभी आयन की बॉन्डिंग मत समझो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, अभी आप नहीं समझ पाओगे बेटा, ठीक ओके है? सर। उसकी केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए आपको। अभी बेसिक सिखा रहा हूँ, बेसिक सीखो, जब एडवांस सिखाऊंगा फिर एडवांस ओके सीखना। सर। पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। आज आप बेटा बैठ के पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 20 एलिमेंट्स की निकालने की कोशिश करो। नहीं आए मुझे व्हाट्सएप करके पूछो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, डोंट वरी। 4 चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको ये। यहाँ तो आयन समझाना था, इसलिए बताया मैंने आपको। ओके सर। यस ओके सर। सर। मैंने आपको पूरे ढंग ओके से सर। समझाया ये टॉपिक। नहीं आएगा स्टिल मैं आपको पूरा ये व्हाट्सएप पे हेल्प कर दूंगा बेटा, ठीक है? डोंट वरी, पूछ सकते हो आप मुझे पर्सनली, पूछ सकते हो अगर नहीं आ रहा है तो। किसका डाउट है थैंक यू ये सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या नाम है बच्चे का? सर अर्नव। ठीक है अर्नब बेटा, आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट होगा आई विल हेल्प यू, ठीक है अर्नब? यस सर। चलो क्लास एंड करते हैं बेटा, मेरी और क्लासेस भी हैं। यस सर। थैंक यू सर। ओके सर। और यस कोई सर। डाउट है? थैंक थैंक यू यू सर। सर। एनी सर मोर डाउट डाउट? नहीं है सर, हमने सर आयन तक पढ़ लिया सर। उससे पहले स्टार्टिंग के जो एनसीईआरटी बुक में सर, उससे पहले कुछ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ये हमने पढ़े नहीं अभी तक, वो पूछा था सर। बेटा देखो, मैं एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करता,